नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए नए मेरे चैनल पर आए हैं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। जानकारी यह है कि ग्राम पंचायत के अंदर आबादी की भूमि कैसी होती है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि यार आबादी की भूमि है। अगर आबादी की भूमि है तो उसे ये नहीं पता है कि आबादी की भूमि का आवंटन कैसे होता है, किस प्रकार के व्यक्ति को आबादी की भूमि का आवंटन किया जाता है। इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि सरकारी जमीन कैसी होती है, सरकारी जमीन को आप अपने नाम पर कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मुझे कॉल आती हैं और बहुत से लोग मेरी वीडियो के नीचे लिखते हैं कि अकरम भाई, हमारे पास एक सरकारी जमीन थी, उस सरकारी जमीन के ऊपर हम अपना नाम कैसे लें। देखिए, मैंने कई बार वीडियो के अंदर बताया कि सरकारी जमीन एक प्रकार की नहीं होती है। अगर आपने किसी ऐसी सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है और आप सोचते हैं कि ये कब्जा करने के बाद वो भूमि आपको मिल जाए और उस भूमि के ऊपर आपका नाम आ जाए, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप मेरे इस चैनल में जाकर देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में वो भूमि आपके नाम हो सकती है। और बात रही लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 64 के आधार पर, यानी कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, उसके अंदर लिमिट है कि अगर आपने सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, अगर आपने 30 सालों से उस पर आप कब्जा है और आपके पास इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप उस पर अपना कब्जा साबित कर सकते हैं न्यायालय में, तो उसकी मियाद 30 साल है। अगर आपने किसी व्यक्ति की भूमि पर वैसे ही कब्जा कर रखा है और 12 साल तक वो व्यक्ति आपके खिलाफ अदालत नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका कब्जा साबित होकर उस भूमि के आप मालिक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उलट बात है, अगर सरकारी भूमि है तो सरकारी भूमि आपके कब्जे में है और आपके पास उसके कागज नहीं है, तो उसके अंदर अपना नाम कैसे डालें, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप चैनल के अंदर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी भूमि क्या होती है, ग्राम पंचायत के अंदर आबादी भूमि के पट्टे किन किन व्यक्तियों को मिलते हैं। तो चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं और यहां से मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि ग्राम कारीगर क्या होता है। अगर आप इसके बारे में समझेंगे कि ग्राम कारीगर क्या होता है, खेतीहर मजदूर किसे कहते हैं, सीमांत कृषक किसे कहते हैं और लघु सीमांत कृषक क्या है, अगर इन बातों का आपको पहले से ही पता है तो आपको भूमि के बारे में ग्राम पंचायत के अंदर अगर आप पट्टे के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, मैं विस्तार से आपको समझा दूं कि ये सब क्या होता है। ग्रामीण कारीगर, ग्रामीण कारीगर का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन यानी परंपरागत औजार, उपकरण, अन्य वस्तुओं का सामान का निर्माण, मरम्मत करना। आपने देखा था कि गांव के अंदर इस प्रकार के लोग कारीगर होते थे, बढ़ई का काम करते थे या कृषि उपकरण उपकरण से संबंधित बहुत से ऐसे ग्रामीण कारीगर थे जो उनकी परंपरागत यानी कि जिनके पूर्वजों से बढ़ई का काम, इस प्रकार के राज का काम चला आ रहा था, तो ऐसे लोगों को ग्रामीण कारीगर कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित परियोजना के लिए यानी उपयोग में लाए जाते हैं जैसे कि औजार, और ग्रामीण यानी कि कारीगर के अंतर्गत कोई बढ़ई, जुल्हा, कुम्हार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी, मोची, कोई भी अन्य व्यक्ति है जो सामान्यतः अपनी जीविका का कोई भी शिल्प या तो समय या परिश्रम करने या उसके परिवार के किसी सदस्य के श्रम करके उसने ग्रामीण क्षेत्र के अलावा यानी वो चलाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस प्रकार की कैटेगरी के लोग अक्सर गांव के अंदर होते हैं। अब ऐसे लोगों को अगर आवासीय भूमि का पट्टा हो जाता है, चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे वो एससी वर्ग का व्यक्ति हो, इसके ऊपर क्या लिमिट है कि अगर उसे आबादी का पट्टा हो जाता है, ये बहुत ही समझने वाली बात है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे अब से 15 साल पहले आबादी का पट्टा हुआ था, फिर आज मैं उसके ऊपर दीवार बनानी शुरू की, 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद तो मुझे आकर लेखपाल ने रोक दिया और उसने कहा कि अब ये तुम्हारा पट्टा नहीं रहा। तो इस बात को आप बारीकी से समझे। जैसे कि मैंने बताया है कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर ग्राम के अंदर रहता है तो उस व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध क्या है। प्रतिबंध यह है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को ग्रामीण कारीगर नहीं समझा जाएगा जिसकी कुल आय, जिसकी उसकी आय, उसकी पत्नी, अवयस्क बच्चों की आय भी सम्मिलित हो, एक वर्ष में 2,400 रुपए
से अधिक हो, यानी इसके ऊपर सरकार ने ज़्यादा भी बढ़ा दिया है, अब ज़्यादा कर दिया है। ये पहला था लेकिन अब ज़्यादा है। जिस व्यक्ति को आबादी स्थल का आवंटन किया जाए वह व्यक्ति 3 वर्ष के अंदर उस पर कच्चा या पक्का मकान बनाए और उससे में निवास करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका अधिकार उस भूमि से समाप्त हो जाएगा और वह भूमि किसी व्यक्ति को पुनः आवंटित की जाएगी। परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की दशा में मकान निर्माण का प्रयोक्त समावधि लागू नहीं है। यानी कि आपको बता दूं कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं और आपको आबादी का इस प्रकार का भूमि का पट्टा हो जाता है ग्राम पंचायत के अंदर, आप उसके अंदर 3 वर्षों के अंदर अंदर कच्चा या पक्का मकान बना ले और उसमें रहना शुरू कर दें। और यही नियम लागू होता है ओबीसी वर्ग के व्यक्ति पर। उसके अंदर कच्चा या पक्का मकान बनाकर उसके अंदर रहना शुरू कर दे। अगर वो इस काम को नहीं करता है तो वो भूमि किसी और को दूसरे को आवंटित की जा सकती है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को आबादी स्थल के अंदर इस प्रकार का पट्टा हुआ था, उस व्यक्ति को सच बात तो यह है कि आवंटी को जरूरत ही नहीं थी ऐसी भूमि की, उसे व्यक्ति को जबरदस्ती दिया गया है, पहले से ही ऑलरेडी उसके पास कोई मकान है, तो ये समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति अगर है तो उस पर ये नियम लागू बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए आपको बता दूं कि सीमांत कृषक और लघु कृषक क्या है। यानी कि आपको बता दूं कि खेती हर मजदूर किसे कहते हैं। खेती हर मजदूर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है जिसकी जीविका मुख्य साधन खेती से संबंधित और खेती के अंदर वो मजदूरी करता हो, इस प्रकार से उसे खेती हर मजदूर कहा जाता है। सीमांत कृषक किसे कहते हैं? सीमांत कृषक उसे कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन न हो। और लघु सीमांत कृषक क्या है? लघु सीमांत कृषक किसान उसे माना जाएगा जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम असिंचित जमीन है। 2 हेक्टेयर से असिंचित जमीन 1 हेक्टेयर से सिंचित जमीन के बराबर मानी जाएगी। और आपको बता दूं कि चलिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि चारागाह की भूमि भी कैसी भूमि होती है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के अंदर कभी भी ऐसा नहीं करता हूं कि एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। इसीलिए तो मैं वीडियो के अंदर ऐसे टॉपिक भी बतला ही देता हूं कि जिनके बारे में अगर वो व्यक्ति सर्च करके नहीं भी आया है तो मेरी वीडियो देखने के बाद उसे उन सारी भूमियों के बारे में पता चल जाए। मान लीजिए कि वो आवासीय भूमि के ऊपर सर्च कर रहा है, लेकिन मैं मेरी वीडियो पर आने के बाद मैं साथ साथ उस व्यक्ति को और भी भूमियों के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो चलिए मैं आपको दूं चारागाह की भूमि क्या है। वह सार्वजनिक भूमि है जहां पर ये जो चारागाह की भूमि होती है ये सार्वजनिक उपयोग की ही भूमि होती है। अगर आप कहेंगे कि चारागाह की भूमि पर हमारा वर्षों से कब्जा है तो समझ लें कि चारागाह की जो भूमि होती है वो सार्वजनिक उपयोग की होती है और ग्रामीण मवेशी चराने के चारा काटने के काम इसके अंदर करते हैं। इसी जमीन का ब्यौरा गांव की संपत्ति रजिस्टर में दर्ज होता है और यह भूमि ग्राम पंचायत से अधीन मानी जाती है। ऐसी भूमि को विभिन्न स्थानों पर गौचर, गौरान आदि नामों से भी जाना जाता है। इसी जमीन के रखरखाव और व्यवस्थापन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की ही होती है और स्थान विशेष विशेषताओं के तहत इसके उपयोग के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। अब आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि नदी, नाला, झील, कछाड़, तालाब, बिहड़ इत्यादि, यानी कि यह वे भूमि है जो भौगोलिक अथवा किन्हीं अन्य कारणों की खेती योग्य नहीं होती है। इस प्रकार की भूमि पर लगान संबंधी आकलन नहीं किया जा सकता और आमतौर पर इस भूमि की न तो नपाई की जाती है और न ही समय समय पर सर्वेक्षण होता है। कौन सी भूमि का? जो भूमि नदी, नाला, झील, कछाड़, तालाब, बिहड़ इत्यादि की इस तरह की जो भूमि होती है, यानी इसका कोई सर्वेक्षण भी किया नहीं जाता है और यह भूमि गांव की सामूहिक भूमि के अधिकार के दस्तावेज का हिस्सा मानी जाती है। कहीं कहीं पर इस भूमि से कुछ आय की गुंजाइश रहती है। वह कलेक्टर के आदेश पर जमीन की नीलामी साल भर के लिए की जाती है। अगर इस प्रकार की भूमि होती है तो उस भूमि को कलेक्टर के द्वारा ही उसकी नीलामी की जाती है और कलेक्टर ही ऐसी भूमि के ऊपर यानी कि लोगों को जो है लोगों की नीलामी कर सकता है। अब बात करते हैं ऐसी भूमि की कि जो खेती के लिए ना मिल सकने वाली भूमि। आप सोच रहे हैं कि आप गांव के अंदर रहते हैं और हम ऐसी भूमि लेना चाहते हैं जो फला व्यक्ति के पास पड़ी हुई है, उसके ऊपर हमारा पट्टा हो जाए। इस प्रकार की भूमि के लिए हर कोई व्यक्ति इच्छा रखता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि खेती के लिए न मिल सकने वाली कौन कौन सी भूमियां हैं। साथियों, आमतौर पर यह खेती योग्य भूमि होती है, लेकिन यह गैर कृषि कार्यों के ही उपयोग में लाई जाती है।
इस भूमि का सामान्यतः स्कूल, कॉलेज, बाजार, सड़क, जंगल, झाड़ी, कब्रिस्तान आदि होते हैं। कई जगहों पर इस भूमि का व्यापारिक और औद्योगिक इकाई खड़ी कर महंगा लगान लगाया जाता है। इस प्रकार की भूमि पर लगान का आकलन यानी विशेष ध्यान दिया जाता है और गांव के दस्तावेजों में इसे अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है। कुछ एक प्रांतों में इस भूमि को गैर मजरूआ भूमि भी कहा जाता है। और आपको बता दूं कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई सरकारी भूमि है और उस भूमि के अंदर आप अपना नाम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि सरकारी जमीन के ऊपर आप अपना नाम कैसे दर्ज करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने जितनी भी बात बताई, आपको पॉइंट की बताई, अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। और चैनल पर अगर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।